नमस्कार, मैं हूं नगेंद्र भाटी। इसी साल के आखिरी में बिहार में चुनाव होने हैं और बिहार चुनाव की सरगर्मी अभी से ही महसूस की जा सकती है। एक तो चुनाव आयोग की तरफ से जो वोटर लिस्ट है उसमें रिवीजन कराया जा रहा है, जिसको लेकर बिहार के अंदर हंगामा मचा हुआ है और वो जो सियासी गर्मी है इस मुद्दे को लेकर वो दिल्ली तक महसूस की जा सकती है। इसके लिए विपक्ष सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा चुका है और इस पर एक बार सुनवाई हो चुकी है सुप्रीम कोर्ट में और अब 28 जुलाई को इस पर फिर से सुनवाई होनी है। यह एक अलग मुद्दा है जिस पर कि पक्ष विपक्ष की अपनी अपनी राय है, लेकिन चुनाव आयोग बिना रुके बिना डटे अपने इस काम को पूरी मुस्तैदी के साथ कर रहा है। अब चाहे इस पर कोर्ट की कोई टिप्पणी रही हो या फिर विपक्षी दलों का कोई डर रहा हो। आज जो सबसे बड़ा मुद्दा है बिहार के अंदर वो है महागठबंधन और उससे जुड़े दलों को लेकर। महागठबंधन की यदि बात करें बिहार में तो आरजेडी, कांग्रेस और जो कम्युनिस्ट पार्टी हैं उनके साथ साथ मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी जो है वो भी महागठबंधन का हिस्सा है। अब इसी बीच असदुद्दीन ओवैसी ने भी एक लेटर आरजेडी को लिखा था और उसमें एआईएमआईएम को महागठबंधन में शामिल करने की अपनी इच्छा उनकी तरफ से जताई गई थी। अब महागठबंधन की तरफ से इस पर जवाब आया है, यानी जो दोस्ती का हाथ असदुद्दीन ओवैसी बिहार में महागठबंधन के सामने बढ़ा रहे थे, अब ओवैसी और उनकी पार्टी को महागठबंधन की तरफ से बड़ा झटका मिला है, क्योंकि जो प्रस्ताव ओवैसी ने महागठबंधन के सामने रखा था उस प्रस्ताव को महागठबंधन के घटक दलों ने ठुकरा दिया है। अब आप इसको इस तरह से समझिए कि एआईएमआईएम की यदि बात करें तो 2020 में जो विधानसभा चुनाव हुए थे बिहार के अंदर, उनमें सीमांचल की 14 सीटों पर ओवैसी की पार्टी चुनाव लड़ी थी, जिनमें की 5 सीटों पर ओवैसी और उनकी पार्टी को जीत भी मिली थी। अब क्योंकि ये महागठबंधन भी जानता और समझता है कि ओवैसी जो है उनकी दस्तक खास तौर से सीमांचल में बहुत ही प्रभावी है और वो 2020 में खुद को साबित भी कर चुके हैं। अब क्योंकि महागठबंधन ने यह कहते हुए ओवैसी का जो प्रस्ताव है उसको ठुकरा दिया है कि वो अपने अलायंस में किसी भी सांप्रदायिक पार्टी को जगह नहीं देंगे। और आप ये देखिए कि बिहार के सीमांचल में ओवैसी और उनकी पार्टी की अच्छी पकड़ है, जो कि वो पहले भी 2020 के चुनाव में दिखा चुके हैं। तो वो नुकसान ना हो इसके लिए पूरे महागठबंधन ने अभी से ही एक सुर में यह अलापना शुरू कर दिया है कि ओवैसी जो हैं वो बीजेपी की बी टीम है। अब आप देखिए कि इधर यदि बीजेपी की बात करें तो बीजेपी और एआईएमआईएम दोनों नॉर्थ और साउथ पोल हैं, जो कभी एक हो ही नहीं सकते विचारधारा के हिसाब से भी और जो दोनों का वोट बैंक है उसके हिसाब से भी। तो जो विपक्ष आरोप लगा रहा है उसका सीधे तौर पर यह कहना है कि जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र हैं वहां पर वोट काटने के लिए बीजेपी ओवैसी को चुनावी मैदान में उतारती है और उसका फायदा बीजेपी को होता है। तो आज जब ओवैसी और मुस्लिम वोटों पर बात हो रही है तो आज हम बात करेंगे बिहार के सीमांचल की। बिहार के सीमांचल की यदि बात करें तो मुस्लिम बाहुल्य जो क्षेत्र है वहां पर 24 सीट हैं। इन 24 सीटों की यदि बात करें तो 2020 में 12 सीट एनडीए के पास गई थी, 7 सीट महागठबंधन के पास थी और 5 सीट पर यही ओवैसी और इनकी पार्टी चुनाव जीती थी, जिसको आज महागठबंधन बी टीम कह रहा है। तो ओवैसी की पकड़ वहां अच्छी है। और यदि सीमांचल की बात की जाए तो सीमांचल
जो है वो छोटे और नए दलों के लिए सियासी प्रयोगशाला की तरह भी रहा है। और आप देखिए जिस तरह 2020 में ओवैसी की पार्टी 14 सीटों पर लड़कर 5 सीट जीती, उसके बाद से जो नए और छोटे दल हैं उनमें सीमांचल एक उम्मीद की किरण है। और वहां जो फाइट होती है वो छोटे छोटे अंतर पर भी देखी गई है, यानी कोई वोट इधर से उधर होता है तो नतीजे वहां बदल जाते हैं। और बीजेपी यही चाहती है। बीजेपी को वहां फायदा तभी होगा जब वहां जो मुस्लिम वोट है उसमें बंटवारा हो। और आप देखिए कि जहां तक सीमांचल की बात है तो इस बार बड़ी उम्मीद के साथ पीके की जन स्वराज पार्टी जो है वो भी वहां बड़ी उम्मीद के साथ दमखम के साथ उतरकर वहां चुनावी जो माहौल है वो अपने पक्ष में बनाती हुई दिख रही है। उसी तरह से आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी भी अपनी दस्तक इसी सीमांचल में मजबूती के साथ दे रही है। तो आप ये मानकर चलिए कि जितने भी ये नए और छोटे दल हैं, चाहे पीके की जन स्वराज पार्टी की बात करें, अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की बात करें, या फिर ओवैसी की AIMIM की बात करें, जो भी वोट कटेंगी वो यहां महागठबंधन की कटेंगी। और बीजेपी यही चाहती है और इसी फॉर्मूले से उसे वहां जीत मिल सकती है। लेकिन अब आप इसको ऐसे देखिए कि जब दोस्ती का जो ऑफर है वो ठुकरा दिया है, जब महागठबंधन ने ओवैसी को नो एंट्री दे दी है, तो इसके बाद उन्होंने भी अपने नफा नुकसान का जो गणित है वो लगाना शुरू कर दिया होगा। अब जो महागठबंधन के दल हैं वो साफ तौर से कह रहे हैं कि ओवैसी जो है वो सिर्फ दिखावा करते हैं कि भाई वो बीजेपी को हराना चाहते हैं, लेकिन असल ये है कि वो मुस्लिम वोट को में बंटवारा करके बीजेपी को फायदा देना चाहती है। तो आप ये देखिए कि ये कोई नुकसान AIMIM का ना हो, उससे महागठबंधन को नुकसान ना हो, उसके लिए महागठबंधन की तरह से तमाम ऐसी बातें की जा रही हैं। वहीं यदि ओवैसी की बात करें तो ओवैसी की तरफ से साफ तौर से कहा जा रहा है कि सियासी मोहब्बत एक तरफा नहीं हो सकती। उन्होंने दोस्ती का हाथ बढ़ाया, लेकिन महागठबंधन यदि ठुकरा रहा है तो फिर वैसा नहीं हो सकता जो महागठबंधन AIMIM से चाहता है। एक तरफा मोहब्बत नहीं होने वाली है, एक तरफा मोहब्बत होने वाली है। और बिहार की जनता ये देख ले, इस बात को समझ ले कि हम पर जो इल्जाम लगता था वो झूठ की बुनियाद पर, और इसलिए इल्जाम लगता था कि वो नहीं चाहते कि गरीब मजलूम लोगों की एक उनका नेता बने, उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप बने। वो यही चाहते हैं कि आप उनके गुलाम बनकर रहें और उनके पीछे सर झुकाकर जिंदगी गुजारें। 2020 के यदि चुनाव की बात करें तो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ही वो सियासी दल था जिसने कि आरजेडी का जो विजय रथ है आप कह सकते हैं कि उसको रोका था, क्योंकि खुद 5 सीटें AIMIM को वहां मिली और जब वोट आपस में बटी तो इसका फायदा एनडीए को हुआ और एनडीए के खाते में 12 वोट गई। आप इसको ऐसे देखिए कि 2020 के चुनाव में जब असदुद्दीन ओवैसी ने आरजेडी का रास्ता रोका तो आरजेडी ने भी बदले में चुनाव के बाद AIMIM को तोड़कर अपना बदला पूरा किया। तो जो सियासी तकरार है वो पहले से ही चल रही थी, लेकिन ये एक सियासी दाव जो है वो ओवैसी की तरफ से चला गया था कि वो महागठबंधन में जाना चाहते हैं। उनकी मंशा है कि बीजेपी और एनडीए को महागठबंधन मिलकर जो है वो हराए, लेकिन अब क्योंकि महागठबंधन ही नहीं चाहता है कि ओवैसी गठबंधन के साथ रहे, तो अब उनकी मजबूरी है कि वो चुनाव अपने दम पर लड़े। वहीं दूसरी तरफ यदि महागठबंधन की बात करें तो वो ये कह रहे हैं कि यदि ओवैसी चाहते हैं कि वो बीजेपी का जो विजय रथ है उसको रोकें, यदि वो वास्तव में बीजेपी को हराना चाहते हैं तो वो बिहार चुनाव के
इस मैदान से अलग हो जाएं। अब यही बात है जो कि ओवैसी को पसंद ही नहीं। हम भी आपसे कह रहे हैं कि हम तो कह रहे हैं कि हम भी बीजेपी को हराना चाह रहे हैं। अब अगर कोई ये समझ रहा है कि एक तरफा मोहब्बत नहीं होती है सियासत में, हम अपना चुनाव लड़ेंगे, अच्छी तरह लड़ेंगे। और हमारे अध्यक्ष अख्तर उल ईमान साहब ने कहा कि हम थर्ड फ्रंट बनाने की कोशिश करें, वो चुनाव तो लड़ेंगे। ये हमारी तरफ से कोशिश थी। अब वो जाने, बिहार की जनता के सामने तो सब बात आ गई है वाज़े तौर पर। वहीं यदि पीके की भी बात करें तो उनके निशाने पर भी ओवैसी है। और आप इसको ऐसे समझ के चलिए कि जब महागठबंधन के दल जो हैं वो भी निशाने पर ओवैसी को रखते हैं, जो नई पार्टियां आ रही हैं या जो दूसरे दल हैं जो दोनों ही तरफ एनडीए या फिर महागठबंधन में नहीं हैं, वो यदि सीमांचल में ओवैसी को निशाने पर रखते हैं तो इसका मतलब आप समझिए कि वहां जो ओवैसी की पार्टी है वो कितनी मजबूत होगी। और आप देखिए कि पीके की तरफ से भी यह कहा जा रहा है कि जो मुस्लिम हैं, जो बिहार के मुस्लिम हैं, वो ओवैसी के साथ ना जाएं, क्योंकि ओवैसी की पार्टी में या ओवैसी में इतना दम नहीं है कि वो बिहार में बिहार के लोगों की समस्या का हल कर सके। वो तो ये भी इसमें कह रहे हैं कि पिछली बार 5 विधायक जीते थे जिनमें की 4 टूटकर आरजेडी में चले गए। तो सब अपना अपना डर दिखाकर अपना अपना सियासी फायदा बिहार में लेना चाह रहे हैं। अब चाहे वो अपने दम पर चुनाव लड़ रहे पीके हो या फिर महागठबंधन के घटक दल हो। जहां तक आपने कहा दलों की बात, मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया कि राजद को यहां वोट इसलिए पड़ता है क्योंकि लोग भाजपा को मुसलमान वोट नहीं दे सकता है। कांग्रेस का यहां कोई वजूद नहीं है। कांग्रेस राजद की पुछलग्गू पार्टी है। MIM हैदराबाद की पार्टी है, उसको बिहार में कोई जगह नहीं है। भाई फिर वही बात है, सीट तो कहीं कोई जीत सकता है। सीट तो उपेंद्र कुशवाहा ने एक पार्टी बनाई थी, उनके 3 MP जीत गए। सीट तो कभी मांझी जी की भी पार्टी कोई जीत जाती है। वो तो समीकरण है, व्यवस्था है, कोई एक समय है। MIM राज्य के स्तर पर समाज के लिए या मुसलमानों के लिए कुछ कर सकने की स्थिति में ऐसी बात नहीं है। 5 जीते, 4 फिर भाग के राजद में शामिल हो गए। इन दलों का कोई अस्तित्व नहीं है। इन दलों का कोई, बिहार में राजद दल है, बिहार में जदयू एक दल है, बिहार में भाजपा वाले हैं। बिहार में यदि चुनावी मुद्दों की बात करें तो आप इसको ऐसे समझिए कि चुनाव या चुनाव से पहले मुद्दे कितनी जल्दी बदलते हैं। अब से 1 या 2 महीने पहले की यदि बात करें तो चुनावी मुद्दा था वक्फ बोर्ड। वक्फ बोर्ड को लेकर जिस तरह से उसमें संशोधन किया गया और जेडीयू जिस तरह से इसमें सरकार के साथ गई, उसको लेकर मुस्लिम समाज में काफी नाराजगी थी और यह माना जा रहा था कि इस बार जो जेडीयू का मुस्लिम वोट है वो छिटक कर उस तरफ जाएगा जो भी एनडीए को हरा रहा होगा। लेकिन अब आप देखिए कि जो चुनावी मुद्दा है वो वक्फ बोर्ड अपनी जगह है, अभी उतनी तेजी के साथ ये मुद्दा नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन फिलहाल जो वोटर रिवीजन का मुद्दा है वो सबसे ज्यादा बिहार के अंदर छाया हुआ है। और तमाम जो विपक्षी दल हैं, चाहे वो महागठबंधन के हैं चाहे वो फिर अलग से हैं, सभी के निशाने पर बिहार सरकार, उसमें चाहे बीजेपी की बात करें या जेडीयू की बात करें, दोनों ही निशाने पर हैं। क्योंकि विपक्ष की तरफ से यह कहा जा रहा है कि जो वोटर रिवीजन हो रहा है उसमें बड़े लेवल पर मुस्लिम, दलित और वंचितों की वोट काटी जा रही हैं। ये आरोप जो हैं वो विपक्ष में बैठे महागठबंधन के घटक दल भी लगा रहे हैं और जो तीसरे मोर्चे की तरह, या ये कहें कि जो अभी ना महागठबंधन में है ना एनडीए में है, जो अपने दम पर अकेले चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी यही दावा कर रहे हैं कि जो
ये वोटर रिवीजन हो रहा है, इसके नाम पर बड़े संख्या में वोट काटे जाएंगे। यहां तक कि यदि ओवैसी की बात करें तो वो तो साफ तौर से कह रहे हैं कि केंद्र जो एनआरसी लाना चाहती थी, जिसका कि विरोध संसद से सड़क तक हुआ, अब उसको बैकडोर से लाने की कोशिश की जा रही है वोटर लिस्ट रिवीजन के नाम पर। और साफ तौर से यह कहा जा रहा है विपक्ष की तरफ से कि कौन भारत का नागरिक है कौन नहीं, यह तय करना चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में नहीं है, जबकि यही वोटर रिवीजन के नाम पर चुनाव आयोग कर रहा है। तो जो एनआरसी का मुद्दा है वो भी यहां ओवैसी उठाते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि आज की जो हमारी पूरी ये वीडियो है इसमें बिहार के सीमांचल की हमने बात की है, जिसमें कि 24 सीटें हैं जो मुस्लिम बाहुल्य सीट हैं। और यहां की यदि हम बात करें तो जो विपक्ष में मुस्लिम वोटों को लेकर जो ये बंटवारा होता हुआ दिख रहा है, चाहे वो महागठबंधन की बात करें या ओवैसी की बात करें या इसी तरह से पीके या फिर केजरीवाल की पार्टी की बात करें, तो इसका सीधा सीधा फायदा वहां पर एनडीए को मिलता हुआ दिख रहा है। सीमांचल की यदि बात करें तो यहां बीजेपी और जेडीयू को तभी फायदा हो सकता है जब वहां मुस्लिम वोट आपस में बटे। अब ये वोट चाहे पीके काटे या फिर ओवैसी, फायदा यहां एनडीए को ही मिलता हुआ दिख रहा है। ओवैसी की यदि बात करें तो बीजेपी ओवैसी को एक कट्टरवादी मुस्लिम नेता के तौर पर प्रोजेक्ट करती रही है। वहीं यदि विपक्ष की बात करें, कांग्रेस या आरजेडी की बात करें, तो वो हमेशा की तरह ही ओवैसी को बीजेपी की बी टीम बताती रही है। लेकिन जिस तरह की जो छवि है वो ओवैसी की बदली है पहलगाम हमले के बाद से। जिस तरह से पहले दिन से ही उन्होंने ना सिर्फ आतंकियों के खिलाफ बयानबाजी की, बल्कि जो डेलीगेशन विदेशों में जाना था और उसमें ओवैसी की पार्टी को नहीं बुलाया गया था, उसमें भी जिस तरह से उन्होंने अपने लिए आवाज उठाई और फिर डेलीगेशन में एक मुख्य नेता के तौर पर वो गए और वहां जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ विदेशों में भारत की बात रखी, उससे ओवैसी की छवि भी थोड़ी बदली है। तो इसका फायदा भी उन्हें बिहार के अंदर मिल सकता है। लेकिन जिस तरह से मुस्लिम वोटों का बंटवारा होता हुआ दिख रहा है, उससे सीधा सीधा फायदा इस सब का एनडीए को वहां मिलता हुआ दिख रहा है। अब इस पूरी खबर पर जो सियासी परिस्थिति बिहार के अंदर बनी है, इन पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। नमस्कार।